Good morning, good afternoon and good evening everyone. So today I am going to start a new lecture of 11th class physics unit 1st physical world and measurement lecture 3rd. तो लेक्चर 3rd हम स्टार्ट किया हमने और इस लेक्चर 3rd में जो हम टॉपिक करेंगे वो है नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। नेचर ऑफ फिजिकल, हमारे नेचर में कुछ हमारे नेचर के लॉज है, कुछ नियम जिसे हम फिजिकल लॉ कहते हैं, भौतिक नियम जो है एक तरह से उसकी बात कर रहे हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है इसको पढ़ना, क्यों है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। आप एक बार समझिए कि फिजिकल लॉ जो है हमारे नेचर में उसको समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। पहले बच्चों याद रखना है आपको कि यही फिजिकल लॉ जो है हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम को सोल्व करने में हमें मदद करता है, बहुत सारी चीजों को समझने में हमारी मदद करता है, हमारे नेचर को समझने में हमारी मदद करता है, हमारे यूनिवर्स को समझने में हमारी मदद करता है, एज वेल एज जो न्यूटन के आपके लॉज हैं उनको अंडरस्टैंडिंग करने के बाद हमें बहुत सारी चीजें मिली। इसके बाद बहुत सारे इन्वेंशन है, बहुत सारी डिस्कवरी है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिसका डेवलपमेंट जो है इन फिजिकल लॉ की वजह से ही हुआ है। So we can say that in the universe various type of forces exist. Due to these forces, some physical quantity are conserved and some physical quantity and other physical quantity are not conserved. मतलब मेरा कहने का मतलब है हमारे नेचर में बहुत सारे फोर्सेज हैं, राइट? हमारे नेचर में बहुत सारे फोर्सेज है और इन्हीं फोर्सेज की वजह से कुछ फिजिकल क्वांटिटी तो चेंज हो जाती है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होती है। आप समझिए, अब मैं आपको यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना के दिखाता हूँ। देखिए सपोज कीजिए ये हमारा नेचर है, ठीक है, ये हमारा नेचर है प्यारे बच्चों, ये हमारा नेचर है। इस नेचर के अंदर बहुत सारे फोर्सेस हैं, बहुत सारे फोर्सेस हैं। इन्हीं फोर्सेस की वजह से ड्यू टू दीज फोर्सेस इन्हीं फोर्सेस की वजह से फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, फिजिकल क्वांटिटीज प्यारे बच्चों आप समझने की कोशिश करिएगा। मैंने क्या कहा कि हमारे नेचर में बहुत सारे फोर्सेस हैं और उन बहुत सारे फोर्सेस की वजह से कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी कैसी है हमारे पास, कैसी होती है, चेंज विद टाइम, और कुछ फिजिकल क्वांटिटी होती है हमारी चेंज, या आप कह सकते हैं नॉट चेंज विद टाइम, नॉट चेंज विद टाइम, मेरे बच्चों आप समझने की कोशिश करिएगा। हमने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि हम नेचर ऑफ फिजिकल लॉ की तरफ बढ़ने से पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम सबसे पहले फोर्स के बारे में थोड़ा सा विजुलाइज कर लें, यहां देख लें कि अगर आप फिजिकल लॉ को पढ़ना चाहते हैं तो फिजिकल लॉ तक पहुंचने से पहले इसके पीछे का जो है इसका ये मामला समझिए आप कि हमारे नेचर में बहुत सारे फोर्सेज है। इन्हीं फोर्सेज की वजह से जो फिजिकल क्वांटिटी कुछ तो ऐसी होती है जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है और कुछ ऐसी होती है जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी तो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है और कुछ नहीं होती। आप समझने की कोशिश करिएगा, जब हमारे नेचर के फोर्सेज इन फिजिकल क्वांटिटी पर लगते हैं, यानी किसी बॉडी पर या किसी चीज पर लगते हैं, किसी सिस्टम पे लगते हैं, तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो जाती है और कुछ चेंज नहीं होती। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखिए, कुछ फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होती। तो यहां पे हम कह सकते हैं दैट फिजिकल क्वांटिटी या दीज फिजिकल क्वांटिटी, हम यहां कह सकते हैं these physical quantities not changed with time, बच्चों with time is said to be, या हम कह सकते हैं are called conserved physical quantity, conserved, या फिर हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों constant फिजिकल क्वांटिटीज। आप यहां पे आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या लिखा। मैंने कहा कि हमारे नेचर में वेरियस टाइप के फोर्सेज हैं, उन फोर्सेज के लगने पर कुछ फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो जाती है, कुछ चेंज नहीं होती। आप समझने की कोशिश करिएगा, एक बॉडी की वेलोसिटी कुछ है या स्पीड कुछ है, लेकिन हम जब उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, राइट? एक बॉडी की शेप एंड साइज फोर्स की वजह से चेंज हो जाती है। एक बॉडी की डायरेक्शन, अगर इस डायरेक्शन में कोई बॉडी है तो उस पर फोर्स लगाया जाए तो इधर उधर या किधर भी या अलग अलग डायरेक्शन में बॉडी को लेके जाया जा सकता है। तो ऐसे ही हम ये बोल रहे हैं कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी भी है नेचर में जो फोर्स लगने के बाद भी चेंज नहीं होती। इसका मतलब दीज फिजिकल क्वांटिटी नॉट चेंज विद टाइम आर कॉल्ड कंजर्व्ड या कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, यानी वे फिजिकल क्वांटिटी जो हमारे नेचर में चेंज नहीं होती, एक्चुअल में उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, कंजर्व्ड फिजिकल क्वांटिटी या कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। अब हमारे नेचर में बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि अगर हम बात करें सच एज, ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे हम ले सकते हैं आपके पास
आपके पास चार्ज, प्यारे बच्चों चार्ज, जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों चार्ज। चार्ज भी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जो हमारे नेचर में चेंज नहीं होती। हम आगे बताएंगे इसको। सेकंड आपके पास आता है एनर्जी, प्यारे बच्चों एनर्जी। एनर्जी भी हमारे टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती प्यारे बच्चों। नेक्स्ट जो आपका आता है वो है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। प्यारे बच्चों इसको ई से डिनोट कर सकते हैं आप, उसको लीनियर मोमेंटम को पी से डिनोट कर सकते हैं। और फोर्थ पे आता है प्यारे बच्चों एंगुलर, एंगुलर मोमेंटम, एल से डिनोट करते हैं इसको। तो हमारे पास हमने यहाँ पे 4 फिजिकल क्वांटिटी ऐसी लिखी है जो कंजर्व होती है, और भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी नेचर में ऐसी होती है जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। फिर भी हम यहाँ पे 4 फिजिकल क्वांटिटी ऐसे करते हैं कि अपने लेवल के हिसाब से, यानी 11th के स्टैंडर्ड के हिसाब से हम यहाँ पे ये जो सिलेबस में है इसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास 4 ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो हमारे नेचर में कांस्टेंट होती है। एक हो गया आपके पास चार्ज, एक हो गई एनर्जी, एक हो गई लीनियर मोमेंटम, और एक हो गया एंगुलर मोमेंटम। प्यारे बच्चों आप सोच रहे हैं हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ फिजिकल लॉ और हम पढ़ क्या रहे हैं, राइट? हमारे दिमाग में ये क्वेश्चंस आ रहा होगा। प्यारे बच्चों देखिए, इन्हीं फिजिकल क्वांटिटी से आपके ये फिजिकल लॉ बनेंगे हमारे नेचर के अंदर, ये भी ध्यान रखना है आपको, इसीलिए पहले ये पढ़ाया जा रहा है। अब आपको एक एक करके हम यहाँ पे समझाएंगे। पहले तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि हमारे नेचर में ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे चार्ज है, एनर्जी है, लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते। एक आइसोलेटेड सिस्टम में ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, और इसी को हम समझने के लिए आगे हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं कि भाई नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, हमारे नेचर में फिजिकल लॉ कौन कौन से हैं। तो देखो इन्हीं फिजिकल क्वांटिटी पे बेस्ड होते हैं हमारे फिजिकल लॉ। तो हमारे पास जैसे कि हम फिजिकल लॉ की बात करते हैं यहाँ पे, तो लिखते हैं फिजिकल लॉस। तो फिर बच्चों फिजिकल लॉज की बात करते हैं तो हमारे चार्ज पर एक फिजिकल लॉ आता है। फिर बच्चों चार्ज पर एक फिजिकल लॉ आता है जिसे हम कहते हैं लॉज ऑफ, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फिर बच्चों एक तो हमारे पास ये आ गया, एक तो हमारे नेचर में लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फिर बच्चों क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। एक तो हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी यहाँ पे जो कंजर्व, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा कंजर्व, यहाँ पे लिखा कंजर्व। कंजर्व या कांस्टेंट एक ही चीज होती है, दैट थिंग्स कैन नॉट बी चेंज विद टाइम, यानी जो चीज टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होती, टाइम बढ़ता जाता है लेकिन वो चीज सेम रहती है नेचर में, उसे कंजर्व कहा जाता है या कंजर्वेशन कहा जाता है या कांस्टेंट कहा जाता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी हमारे पास चार्ज का एक नियम, चार्ज का एक समान रहने का नियम, यानी चार्ज नेचर में सेम रहता है, ना कभी खत्म होता है ना ही कभी बनता है, वो सेम रहता है। ये नियम पढ़ेंगे हम। सेकंड आता है आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यार बच्चों लीनियर मोमेंटम, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और थर्ड आता है प्यारे बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। फिर बच्चों एक आता है आपके पास फोर्थ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, आपके पास आ गया एनर्जी, एनर्जी। तो हमारे पास 4 फिजिकल लॉ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक फिजिकल लॉ हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एक हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फिर बच्चों एक हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और एक हो गया आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बच्चों एनर्जी। तो इनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप इनको ध्यान से देखिएगा, जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने बताया है आपको कि किस तरह से हमारे पास जो फिजिकल लॉ है वो बने थे। तो हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी थी जो कि हमारे नेचर में कांस्टेंट रहती है, इन्हीं के बेसिस पर हमारे पास फिजिकल लॉ आए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। यहाँ पे देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मीनिंग क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मीनिंग है कि एक समान रहने का नियम, यानी किसी चीज, एक नेचर में हमारे पास एक नियम है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका टाइम के अकॉर्डिंग उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम चाहे कितना ही बढ़े लेकिन वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो सेम रहती है, नेवर बी चेंज, यानी जो कभी चेंज नहीं होती। तो ये नियम आपका कहता है, जैसे हमारे नेचर की एक खासियत होती है कि वो किसी चीज को, अपने नेचर में किसी चीज को बढ़ने नहीं देती और ना ही घटने देती है, वो उसको इक्वलेंट कर देती है। ऐसे ही हमारे पास ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये कितना भी बढ़े कितना भी घटे लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम में हमेशा सेम रहती है। जब आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे इसको फटाफट से नोट करिएगा। और इसके पीडीएफ नोट्स को आप पूरे लेक्चर को, अभी पूरा लेक्चर हम जब पढ़ेंगे तो पूरे लेक्चर की पीडीएफ नोट्स जो है आप डिस्क्रिप्शन में जाके फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी इसको नोट करिए। फिर बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की। तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है लीनियर मोमेंटम। फिर बच्चों लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम।
तो बेटा लीनियर मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेक्टर लगा देते हैं, ठीक है, लीनियर मोमेंटम। अब देखिए क्या होता है, पहले लीनियर मोमेंटम समझिए फिर लो अपने आप समझ में आएगा। तो देखिए लीनियर मोमेंटम क्या होता है, सबसे पहले देखिए अगर हम देखें यहाँ तो लीनियर का मतलब और मोमेंटम का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट पाथ। देखिए पहले जो लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट पाथ और मोमेंटम का मतलब होता है मोशन, यानी कोई चीज सब स्ट्रेट पाथ में मोशन करती है तो इसे कहते हैं लीनियर मोमेंटम। तो पहले बच्चों देखिए अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है और इसका मास m है और ये v वेलोसिटी के साथ इधर मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली इसके पास मोशन है। तो दिए हुए मास वाली बॉडी में एक वेलोसिटी है ना, दिए हुए मास की बॉडी में एक वेलोसिटी है, एक्चुअल में ये मोशन है इसका। तो यार लीनियर मोमेंटम एक्चुअल में क्या होता है, इस बॉडी का अगर लीनियर मोमेंटम निकाले तो मास इंटू वेलोसिटी, कुछ नहीं करना आपको, मास और वेलोसिटी को प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास लीनियर मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका पास लीनियर मोमेंटम। अरे बच्चों याद रखना पड़ेगा लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही लीनियर मोमेंटम कहलाता है। अब ये देखिए p वेक्टर, यहाँ वेलोसिटी वेक्टर, p यानी लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अरे बच्चों ध्यान से समझिए मैंने क्या किया, एक बॉडी के पास m मास है और v वेलोसिटी से वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और बन गया आपके पास लीनियर मोमेंटम। अरे बच्चों आप इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हो द प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ आप कह सकते हो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी, यानी लीनियर मोमेंटम क्या है, लीनियर मोमेंटम है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। किसी बॉडी के मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट लीनियर मोमेंटम कहलाएगा मेरे बच्चों, बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसकी डेफिनेशन एक्चुअल में ये लीनियर मोमेंटम जो है ये होता क्या, इसका सिग्निफिकेंट मीनिंग क्या है, जो समझ में आए, जो हमें लगे हाँ ये लीनियर मोमेंटम है, तो मेरे बच्चों इसको थोड़ा फील करने की कोशिश करिएगा। लीनियर मोमेंटम का मतलब एक्चुअल में होता है द मोशन कंटेन इन द बॉडी, द मोशन कंटेन इन द बॉडी, किसी बॉडी में कितना मोशन कंटेन है, उसके अंदर कितना मोशन है, एक्चुअल में यही लीनियर मोमेंटम होता है मेरे बच्चों, यही लीनियर मोमेंटम होता है। तो हम यहां कह सकते हैं मोशन कंटेन इन ए बॉडी, किसी बॉडी में जो मोशन कंटेन होता है एक्चुअल में इसे ही लीनियर मोमेंटम कहा जाता है। तो मोशन कंटेन इन अ बॉडी, यानी किसी एक बॉडी में जो मोशन है, एक बॉडी में जो मोशन है एक्चुअल में ये जो मोशन है उस मास वाली ऑब्जेक्ट में जो मोशन है यही बेटा लीनियर मोमेंटम कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। तो मेरे बच्चों याद रहेगा कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। एक मैं एग्जांपल देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमने m1 मान लिया, मेरे बच्चों एक बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमने मान लिया m2। ये ऑब्जेक्ट v1 वेलोसिटी से चल रहा है, ये ऑब्जेक्ट भी v2 वेलोसिटी से चल रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों मैंने देखिए कंडीशन लगा दी कि v1 और v2 दोनों बराबर है, इक्वल है। प्यारे बच्चों v1 और v2 दोनों इक्वल है। अब आप देखिए v1 v2 इक्वल है, यानी ये दोनों बॉडी एक साथ मूव कर रही है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, राइट है कि नहीं सेम, मास अलग अलग। प्यारे बच्चों अगर मास की कंडीशन देखें तो मास m1 जो है वो वेरी लेस देन m2 है, यानी m बॉडी का मास जो है m2 की बॉडी से बहुत कम है, यानी ये हल्की बॉडी है ये भारी बॉडी है। लेकिन वेलोसिटी, चमत्कार देखिए कि वेलोसिटी दोनों का सेम है। तो मेरे बच्चों इसका लीनियर मोमेंटम निकाले, फर्स्ट वाली बॉडी का लीनियर मोमेंटम p1 इज इक्वल टू m1 v1 आ गया और दूसरी बॉडी का लीनियर मोमेंटम आ गया m2 और v2। तो मेरे बच्चों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो लीनियर मोमेंटम दूसरी वाली बॉडी का ज्यादा है, इस वाली बॉडी का प्रोडक्ट करें m2 और v2, भाई m2 ज्यादा है, v2 और v1 तो सेम है। इन दोनों प्रोडक्ट में क्या है, ये प्रोडक्ट ज्यादा आएगा, ये प्रोडक्ट कम आएगा। मेरे बच्चों आपको दिख रहा है, ये प्रोडक्ट ज्यादा आएगा, ये कम आएगा। अब आप देखिए इस बॉडी का लीनियर मोमेंटम ज्यादा, इसका मतलब इस हैवी मास की बॉडी के पास वेलोसिटी तो प्यारे बच्चों सेम है, लेकिन आप यहाँ पे ये देखने की कोशिश करिए मास अलग अलग है। तो m2 मास की बॉडी में मोशन कंटेन जो है वो ज्यादा है। अब आप ये बताइए इस बॉडी को रोकना आसान है या इस बॉडी को? ये कैसे वेरीफाई करेंगे कि इस बॉडी के पास जो है लीनियर मोमेंटम ज्यादा है और इसके पास कम है? तो प्यारे बच्चों अगर मान लो हमें ये बॉडी सेम वेलोसिटी से मोशन कर रही है स्ट्रेट पाथ में और मैं इसको रोकने की कोशिश करूं तो आप खुद समझिएगा कि इसको रोकना आसान नहीं है क्योंकि इसके पास लीनियर मोमेंटम ज्यादा है। अब आप क्या समझे लीनियर मोमेंटम से? मोशन कंटेन इन द बॉडी, इसके पास जो मोशन है वो ज्यादा है, इसलिए इस बॉडी को रोकना आसान नहीं है। इस बॉडी के पास मोशन जो है कम है क्योंकि इसका लीनियर मोमेंटम कम, तो इसको रोकना आसान है। तो आप समझे कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, तो ये होता है बच्चों लीनियर मोमेंटम। अब हम लीनियर मोमेंटम से जुड़ा एक फिजिकल लॉ पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, बच्चों क्या है आपके पास वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बच्चों हम यहां पे जो पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, हमने क्या पढ़ा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मेरे बच्चों क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? समझिए
यानी लीनियर मोमेंटम जो है एक कंजर्व फिजिकल क्वांटिटी है जो हमारे नेचर में चेंज नहीं होती किसी शर्त के तहत, किसी रूल के तहत। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आप थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिए, ये लॉ क्या कहता है। सबसे पहले तो आप ये देखिए ये लॉ क्या कहता है, ठीक है। इस लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। लॉ कहता है कि टोटल लीनियर मोमेंटम of an isolated system remain constant। फिर बच्चों ये ला कहता है टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। ये कहता है किसी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, पहले बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताने की कोशिश करूंगा। पहले बच्चों आइसोलेटेड का मतलब होता है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे दो चीजें ले ली, आप थोड़ा समझिए। मान लो एक बॉडी मैंने ये ले ली, एक बॉडी मैंने ये ले ली। ये फर्स्ट बॉडी है, ये आप ऐसे भी दे सकते हो कि हमारे पास एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, 1 और 2, दो बॉडी है। ये दो बॉडी का एक सिस्टम है, ये दो बॉडी का एक सिस्टम है। इसको मैंने बोला आइसोलेटेड सिस्टम। फिर बच्चों ये हमारा आइसोलेटेड सिस्टम, मैंने इसको क्यों बोला, हाउ कैन यू से आइसोलेटेड सिस्टम, मैंने क्यों बोला इसको आइसोलेटेड सिस्टम। मैंने इसको आइसोलेटेड सिस्टम इसलिए बोला क्योंकि इस सिस्टम के पास दो बॉडी है, यानी दो चीजें हैं। कोई बाहर से आप कोई चीज इसके अंदर नहीं दे रही है, बाहर से सराउंडिंग से आपने कोई भी चीज इसके अंदर नहीं डाली। आप चाहे इसके साथ बाहर से कुछ भी करिए लेकिन अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए सिस्टम के पास। ये होता है आइसोलेटेड सिस्टम। यानी बच्चों ये होता है आइसोलेटेड सिस्टम। यानी एक्सटर्नली आप उस पर कुछ ऐसा अप्लाई मत करें कि इंटरनली उसका कुछ चेंज हो जाए। यानी हम बाहर से कुछ भी इस पे अप्लाई नहीं करेंगे तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है आइसोलेटेड रहेगा, आइसोलेट रहेगा, ठीक है। इसे कहते हैं बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम। अब आप यहाँ पे देखिए ये सिस्टम जो है आपस में एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा। ये सिस्टम ऐसा है कि इसमें दो बॉडी है जो बाहर से किसी भी तरह का इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। इंटरनल चाहे कितना भी लगे लेकिन एक्सटर्नल बाहर से कोई फोर्स हमें नहीं लगाना है। तो इसे आप आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। दिस इज द आइसोलेटेड सिस्टम। आई होप ये क्लियर हुआ है। अब देखो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। मतलब ये कह रहा है कि हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है और इस पे जो इसका जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो हमेशा इक्वल रहेगा। इसका टोटल लीनियर मोमेंटम जो है हमेशा इक्वल रहेगा। ये नेचर में एक बहुत बड़ी बात हो गई कि एक आइसोलेटेड सिस्टम पे चाहे कितना भी आप कितने भी फिनोमेना हो, कितने भी इस पे किसी भी तरह के इंटरनल फोर्स लगे, अंदर फोर्स लगे, बाहर नहीं अंदर फोर्स लगे, लेकिन इनका जो टोटल लीनियर मोमेंटम आएगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है। यही फिजिकल लॉ है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। चलिए थोड़ा इसको डीपली पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए हम एक बार कंसिडर करते हैं, लेट टू बॉडीज हमने मान लीजिए दो बॉडी आपके पास, राइट, टू बॉडी, या हम ऐसे भी कह सकते हैं एक सिस्टम बनाते हैं। लेट वी हैव टू बॉडीज। मान लीजिए आपके पास दो बॉडीज है। लेट वी हैव टू बॉडीज और वो किस में है, आइसोलेटेड सिस्टम में। यार जो आइसोलेटेड सिस्टम में रखी हुई है, आप समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए हमारे पास दो बॉडी है और वो आइसोलेटेड सिस्टम में, यानी दो बॉडी है जो आइसोलेटेड सिस्टम में है। मतलब कहने का मतलब है एक बॉडी मान लीजिए हमारे पास ये है, दूसरी बॉडी प्यारे बच्चों ये है। इसका मास हम मान लेते हैं m1 और इसका मास मान लेते हैं m2, राइट। ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है प्यारे बच्चों, ये u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। आप थोड़ा समझिए हमारे पास दो बॉडी, ये दो बॉडी में क्या है, इस दो बॉडी को ध्यान से समझिए। ये दो बॉडी हमारे पास, एक का मास m1 है, एक का वेलोसिटी u1 है, एक का मास m2 है और दूसरी की वेलोसिटी u2, ठीक है। तो हमारे पास ये आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें दो बॉडी और कोई तीसरी बॉडी नहीं है बाहर से, ना ही कोई बॉडी इसमें हमें लानी। अब अभी मान लीजिए दोनों एक ही लाइन में चल रही है, लीनियर पाथ में चल रही है। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इसका लीनियर मोमेंटम निकालूं तो P1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास m1 और u1 में ऐसे निकालना बताया था लीनियर मोमेंटम बॉडी का। और अगर इसका लीनियर मोमेंटम निकालूं तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, m2 और u2। अब देखिए अब हमारे पास तो एक सिस्टम है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है ना ये। अभी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम देखते हैं कितना आता है। भाई एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें दो बॉडी है, एक का लीनियर मोमेंटम कितना है, दूसरे का। तो हमारे सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम क्या हो, तो टोटल लीनियर मोमेंटम जो है PT मान लिया मैंने, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम
तो हमें निकाला तो प्यारे बच्चों m1 u1 प्लस m2 और u2 आ गया। ये टोटल लीनियर मोमेंटम हमारे पास आ गया इस सिस्टम का। ठीक है, अब ये दोनों टकरा ही नहीं है, मान लीजिए बिफोर कोलिजन है, बिफोर कोलिजन प्यारे बच्चों ये टकरा ही नहीं है आपस में, टकराने से पहले ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब एक कंडीशन है यहाँ पे, एक कंडीशन ये है कि u1 इज ग्रेटर देन u2। प्यारे बच्चों आप समझिए ये क्यों लगाया मैंने। अब u1 और u2 जो है, u1 जो है u2 से ज्यादा है, ये वेलोसिटी ज्यादा है इस वेलोसिटी, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जाके आपस में इससे टकराएगी। अब ये किसी फोर्स की वजह से, बाहर से कोई फोर्स लगाने की वजह से टकराई नहीं, ये अपने आप इससे टकराएगी क्योंकि नेचुरली इसकी वेलोसिटी मैंने इससे ज्यादा रख दी। तो ये मान लीजिए यहाँ पे आपस में टकरा गई, ये दोनों बॉडी आपस में एक दूसरे से टकरा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है, ये ज्यादा है ये कम है, तो कहीं ना कहीं जाके आपस में टकराएगी। जब ये टकराएगी तो ये बॉडी इस पे फोर्स लगाएगी, ये बॉडी इस पे फोर्स लगाएगी, लेकिन बाहर से नहीं, ये बॉडी अपने आप इंटरनली फोर्स लगाएगी, ये बॉडी इस पे फोर्स लगाएगी, ये बॉडी इस पे फोर्स लगाएगी। तो प्यारे बच्चों लेकिन अगर हम देखें तो नेट एक्सटर्नल फोर्स तो इस पे जीरो है अभी भी। आप समझने की कोशिश करिएगा, क्या इस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स कुछ लग रहा है? नहीं लग रहा है। नेट एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे जीरो लगेगा इस बॉडी पे, क्योंकि जितना फोर्स ये बॉडी इस पे लगा रही है उतना ही फोर्स ये बॉडी इस पे इधर की तरफ लगा रही है, जिससे नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है या टोटल एक्सटर्नल फोर्स इस बॉडी पे जीरो है। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं। अब आप खुद देखिए, जब ये बॉडी आपस में टकराएगी तो सेपरेट होगी एक दूसरे से। तो मान लीजिए इस केस में आफ्टर, ये वाला हम केस ले लेते हैं आफ्टर कोलिजन। फिर बच्चों कोलिजन होने के बाद क्या होगा, एक दूसरे से सेपरेट होगी। अब मान लीजिए इस बॉडी की वेलोसिटी v1 हो गई और मास m1 हो गया, इस बॉडी की वेलोसिटी v2 हो गई और मास हो गया m2। राइट मेरे बच्चों ऐसा ही होगा। अब देखिए इस बॉडी का लीनियर मोमेंटम हो गया p1 डैश ले लेते हैं, क्योंकि हमने p1 मान रखा है ना, p2 p1, p1 डैश मास m1 और v, इसका लीनियर मोमेंटम हो गया m1 v1। फिर बच्चों इसका लीनियर मोमेंटम क्या हो गया, p2 डैश m2 v2। अब ये हमारे पास सिस्टम है, क्या देखिए टकराने से पहले, टकराने के दौरान या ड्यूरिंग कोलिजन, ये आया है प्यारे बच्चों ड्यूरिंग कोलिजन। प्यारे बच्चों ड्यूरिंग कोलिजन, क्या टकराने से पहले, टकराने के बाद सिस्टम में, इस दो बॉडी के सिस्टम में कोई तीसरी बॉडी आई है? नहीं। कोई बाहर से फोर्स लगाया? नहीं, कुछ नहीं किया हमने, ये अपने आप टकराई है। बस हमने कंडीशन रखी थी कि u1 जो है u2 से ज्यादा, इसलिए टकरा गई है। अब देखो इस बॉडी का लीनियर मोमेंटम कुछ आया, इस बॉडी का कुछ आया, यानी बदल गया। पहले बॉडी का लीनियर मोमेंटम ये था, अब ये हो गया, दूसरी बॉडी का लीनियर मोमेंटम ये था, अब ये हो गया। लेकिन प्यारे बच्चों इसका जब टोटल लीनियर मोमेंटम निकालेंगे इस सिस्टम का, तो टोटल p डैश p t डैश, ठीक है, p डैश t ले लिया हमने टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो प्यारे बच्चों m1 v1 प्लस m2 v2। अब प्यारे बच्चों जो मैं बात बताने जा रहा हूं ये बड़ी ही काम की बात है। ये काम की बात ये है कि ऊपर लिखा है टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, यानी किसी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा इफ नो एक्सटर्नल फोर्स। यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो ऐसा होगा मेरे बच्चों, ऐसा होगा। यदि एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स, तो वो टोटल लीनियर मोमेंटम जो है आइसोलेटेड सिस्टम का सेम रहेगा। अब यहां पे देखिए आप, मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने बताया बिफोर कोलिजन टोटल लीनियर मोमेंटम आइसोलेटेड सिस्टम का ये आया, आफ्टर कोलिजन टोटल लीनियर मोमेंटम आइसोलेटेड सिस्टम का कितना आया, ये आया। ठीक है, पहले भी दो बॉडी थी, इसके बाद भी एक टकराने के बाद भी दो बॉडी है, कोई अलग से तीसरी बॉडी तो लाए नहीं। और एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे देख रहे हैं, बाहर से कुछ भी नहीं लगाए, तो अपने आपस में टकराने के बाद इसका एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो आना ही, राइट। जितना फोर्स ये इस पे लगा रही उतना ये लगा रही, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो आ गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बिफोर कोलिजन जो लीनियर मोमेंटम है टोटल, बिफोर कोलिजन है पीटी टोटल ये आया, और ये किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों, ये आफ्टर कोलिजन के बराबर। यानी टकराने से पहले का लीनियर मोमेंटम टोटल, टकराने के बाद का टोटल लीनियर मोमेंटम आइसोलेटेड सिस्टम का सेम रहेगा। देखिए सेम है प्यारे बच्चों। ये नेचर में फिजिकल क्वांटिटी जो लीनियर मोमेंटम है ये नेचर में कांस्टेंट रहती है, इसीलिए इसमें लॉ बना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यानी अगर कंडीशन क्या है, अगर बॉडी के आइसोलेटेड सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है तो उस बॉडी का टोटल लीनियर मोमेंटम हमेशा जो है सेम रहेगा। फिर बच्चों इस लॉ के अगर इंपॉर्टेंस हम देखें तो बहुत सारे हैं, अगर इसके एग्जांपल्स देखें तो हमारी डेली लाइफ में इसके एग्जांपल मिल जाते हैं। तो मेरे बच्चों इसके एग्जांपल्स हमारी डेली लाइफ में कैसे मिलेंगे, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। जैसे कभी आपने गन देखी होगी, कोई बंदूक देखी होगी, और जब बंदूक चलाते हैं, ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन, द बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन एंड गन मूव बैकवर्ड। कभी देखा है आपने कि जब एक बंदूक, आपने बंदूक देखी होगी
जो बंदूक से किसी बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट तो जाती है इधर, जो बंदूक है वो पीछे की तरफ मूव करती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जितना लीनियर मोमेंटम आगे की तरफ है उतना ही लीनियर मोमेंटम पीछे की तरफ होगा प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है। यानी अगर हम ये कह सकते हैं कि फायर करने से पहले और फायर करने के बाद जो टोटल लीनियर मोमेंटम है इस गन का वो सेम रहेगा प्यारे बच्चों, अब सेम रहेगा। क्योंकि कारण ये है क्योंकि बंदूक को चलाने के लिए आपने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया, बंदूक के अंदर जो है, इस गन के जो अंदर है एक सिस्टम लगा हुआ है, उसी सिस्टम ने उस बुलेट को जो है फायर किया है, जिसकी वजह से इसका टोटल, इस गन का जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो सेम रहेगा चलाने से पहले और चलाने के बाद भी। तो देखो अगर हमारे पास ये फिजिकल लॉ नहीं होता तो हम ये कभी नहीं समझ पाते कि किसी गन को फायर करने के बाद जो हमारी गन है वो पीछे की तरफ क्यों मूव करती है। ठीक है, ये हम कभी नहीं समझ पाते। तो ये लॉ, फिजिकल लॉ हमारे लिए बड़े काम के होते हैं। ऐसे ही हमारे पास है द मोशन ऑफ रॉकेट। द मोशन ऑफ रॉकेट, प्यारे बच्चों आपने रॉकेट के बारे में सुना होगा और रॉकेट देखा भी होगा। तो जब रॉकेट उड़ता है प्यारे बच्चों, जब रॉकेट उड़ता है तो देखो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और इससे ये गैस निकल रही होती है। ठीक है, ये नीचे की तरफ से गैस रिलीज हो रही होती है, ये एक्सट्रैक्ट होती है यहाँ से गैस। तो देखो ये जो लीनियर मोमेंटम है, यहाँ पे देखो इस पूरे रॉकेट का जो लीनियर मोमेंटम है कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो लो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे बेस्ड है ये रॉकेट टेक्नोलॉजी। यही लो, इसी लो पे बेस्ड है ये टेक्नोलॉजी रॉकेट वाली, इसी लो पे बेस्ड है आपका गन। तो देखो कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है। ऐसे ही टू बिलियर्ड बॉल स्ट्राइक अगेंस्ट ईच अदर। जो बिलियर्ड बॉल होती है, दो बॉल होती है बिलियर्ड बॉल, जो टेबल पे खेली जाती है ना, बिलियर्ड बॉल जो एक स्टिक से खेली जाती है, जिसे हम बोलते हैं बिलियर्ड बॉल। जब वो आपस में टकराती है प्यारे बच्चों, जब वो आपस में टकराती है तो टकराने के बाद, टकराने से पहले उनका लीनियर मोमेंटम सेम होता है। तो यहाँ देखिए हमारे एवरीडे ऑफ लाइफ फिजिकल लॉ का कितना इंपॉर्टेंस है। अगर हमारे पास ये फिजिकल लॉ है तभी हम इन चीजों को समझ पाए हैं कि ये कैसे कैसे काम कर रही है और कैसे कैसे काम करेगी। ठीक है, आप इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट लॉ पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम सेकंड, चार्ज। तो प्यारे बच्चों पहले हम क्लियर करते हैं सेकंड चार्ज क्या होता है। चार्ज प्यारे बच्चे क्यू से हम डिनोट कर सकते हैं इसको। तो चार्ज क्या होता है, जिसे हम हिंदी में आवेश कहते हैं, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो रही है यहाँ पे प्यारे बच्चों। ये चार्ज क्या होता है प्यारे बच्चों, कभी आपने देखा होगा कि दो बॉडी जो है, एक मान लीजिए बॉडी ये है, एक बॉडी ये है आपके पास, मान लीजिए ये बॉडी इसको अट्रैक्ट कर सकती है, या हो सकता है कि आपके पास दो बॉडी एक दूसरे को रिपेल कर रही है, एक दूसरे से दूर भाग रही हो। ठीक है, मैं आपसे मैग्नेट की बात नहीं कर रहा बच्चों, मैं मैग्नेट की बात नहीं कर रहा, मैं कोई सिंपल बॉडी ले रहा हूँ। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती है ना, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा होता है, अट्रैक्शन हो रहा होता है। फिर बच्चों कई बार हमने देखा है कि रिपल्सन हो रहा होता है, कई बार रिपल्सन हो रहा होता है बॉडी के बीच में ना। जैसे आप अपने हाथ की, ये जो आपका हाथ है, जब आप टीवी स्क्रीन के पास ले जाते हो तो जो हेयर है ये टीवी स्क्रीन इसको अट्रैक्ट करती है, राइट, ये चार्ज की वजह से होता है। तो चार्ज क्या होता है मेरे बच्चों, चार्ज एक्चुअल में क्या है, ये चार्ज होता है बॉडी या मटेरियल की प्रॉपर्टी। हर चीज किसी ना किसी, हर चीज डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनी है। तो मेरे बच्चों जो मटेरियल होता है, जो मैटर होता है, चार्ज ये प्रॉपर्टी है, चार्ज मैटर की चार्ज प्रॉपर्टी। तो हम कह सकते हैं दी प्रॉपर्टी, फिर बच्चों हम कह सकते हैं दी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ड्यू टू विच attraction और repulsion between them। फिर बच्चों इसको समझने की कोशिश करिए, क्या कह रहा था, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन देम। यानी मैटर की वो प्रॉपर्टी, मैटर की जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दो ऑब्जेक्ट जो है, जो बॉडी जो है, यानी उनके बीच, यानी मैटर के बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है, एक्चुअल में यही चार्ज है ना, एक्चुअल में यही क्या कहलाता है आपके चार्ज। इसके लिए आप समझने के लिए आप कर सकते हो कैसे, जैसे आप क्या करो, एक स्ट्रो लो, स्ट्रो ना, जैसे हम फ्रूटी वगैरह पीते हैं, एक स्ट्रो लो और एक बिट्स ऑफ पेपर, छोटे छोटे पेपर के टुकड़े लो आप, और उस स्ट्रो को आप अपने ड्राई हेयर पे, आपका जो बाल है वो ड्राई होने चाहिए, ज्यादा ऑयल नहीं लगा होना चाहिए, उसको थोड़ी देर तक रब कीजिए उस स्ट्रो को रब करने के बाद आपको क्या करना है, उस बिट्स ऑफ छोटे छोटे टुकड़े जो पेपर के हैं उसके पास लेके जाइए। तो क्या होगा, वो बिट्स ऑफ पेपर अट्रैक्ट होंगे उस स्ट्रो की तरफ, चार्ज की वजह से। क्यों रे, चार्ज की वजह से। तो जो स्ट्रो है और जो आपके पास पेपर है वो किसी ना किसी मटेरियल से बने। तो इन मटेरियल के पास क्या है, इन मटेरियल के पास ये प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से
ये अट्रैक्शन और रिपल्सन है, यही तो प्यारे बच्चों यही तो एक्चुअल में चार्ज है, तो ये होता है चार्ज। प्यारे बच्चों एक्चुअल में मैं एक बेसिक चीजें बताता हूँ आपको कि एक्चुअल में चार्ज को ये भी कह सकते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इसे भी आप एक्चुअल में चार्ज कह सकते हैं। नेचर ऑफ एक्चुअल में ये भी चार्ज ही कहलाता है, यानी नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नेचर को चार्ज कह सकते हैं। जो प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, इनके क्या स्वभाव है, इनका नेचर क्या है, ये भी चार्ज है। तो जैसे हम अगर बात करें कि हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की बात की अभी, इलेक्ट्रिक चार्ज, फिर जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, जैसे अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो हम जैसे मान लें इलेक्ट्रॉन, हम अभी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और अगर हम बात करें प्रोटॉन की तो प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे हो गया आपका नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे हो गया मेरे बच्चों पॉजिटिव चार्ज। आप ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज हो गया नेगेटिव और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज हो गया पॉजिटिव। एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज का नेचर है, ये नेचर नेगेटिव नेचर का है, ये पॉजिटिव, यही इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब ये हुआ ना बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव होता है, यानी चार्ज की दो टाइप्स होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे देख रहे हो नेगेटिव और पॉजिटिव, तो दो टाइप के चार्ज हो गए। एक्चुअल में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की नेचर यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जो है, यही तो इलेक्ट्रिक चार्ज, यही आपके इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाते हैं। प्यारे बच्चों अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, अब प्यारे बच्चों आप देखिए, अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है प्यारे बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बच्चों जो चार्ज की एसआई यूनिट होती है, चार्ज को किस में मेजर किया जाता है, कूलम में। फिर बच्चों किसमें, कूलम के अंदर। आपको ध्यान रखना है चार्ज को कूलम यानी कैपिटल सी, कूलम एक साइंटिस्ट का नाम था, उसके नाम पे यूनिट है। चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम, कूलम में मेजर, कूलम एक ऐसा यूनिट हुई तो चार्ज को मेजर किया जाता है कूलम के अंदर, ठीक है। तो हमने लिखा एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज किया हुआ -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और एक प्रोटॉन की बात करें तो पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ साफ साफ दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। प्यारे बच्चों देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेगेटिव वो पॉजिटिव, नेचर अलग अलग है, ये नेगेटिव नेचर का होता है इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव नेचर का, लेकिन चार्ज दोनों पे सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दोनों बॉडी पे सेम। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है आपको समझ में आया। ओके, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसके बेस पे अगर चार्ज है तो चार्ज एक कंजर्व्ड क्वांटिटी हमारे नेचर में। मैंने बताया कि हमारे नेचर में लीनियर मोमेंटम के बाद में, हमने अभी पढ़ा लीनियर मोमेंटम के बाद में आपका चार्ज जो है कंजर्व्ड है इस नेचर में। तो चार्ज प्यारे बच्चों कंजर्व्ड है, इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व्ड है, तो इस पे लॉ बना, हम सेकंड लॉ ले रहे हैं यहाँ पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो प्यारे बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम पढ़ रहे हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ध्यान से आप समझिए, क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये कहता है टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन सेम। ये कह रहा है टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन सेम या कांस्टेंट। आप ये सेम भी कह सकते हो प्यारे बच्चों, आप कांस्टेंट भी कह सकते हो, कंजर्व्ड भी कह सकते हो, एक ही बात है, कंजर्व्ड भी कह सकते हो। यानी हमारे पास टोटल चार्ज, एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे कितना भी उसमें कोई चेंजमेंट करते हैं, लेकिन आइसोलेटेड होना चाहिए, उसका टोटल चार्ज सेम रहेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक सिस्टम है, एक सिस्टम में हम क्या करते हैं, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, एक ग्लास रोड ली हमने, यहाँ पे एक सिस्टम लिया ग्लास रोड। एक सिस्टम में दो चीजें हैं आपके पास, ठीक है प्यारे बच्चों, एक सिस्टम में दो चीजें हैं, एक तो है ग्लास रोड और एक है सिल्क क्लॉथ। मैंने बताया हमारे पास सिस्टम है, उसमें दो चीजें हैं, एक तो है ग्लास रोड और एक है सिल्क क्लॉथ। ये बन गया आइसोलेटेड सिस्टम, वो तीसरी चीज नहीं ली हमने, ठीक है, अब ये बन गया आइसोलेटेड। अरे सिस्टम क्या होता है, एक्चुअल में सिस्टम होता है द कलेक्शन ऑफ 2 और मोर थिंग्स, यानी 2 या 2 से अधिक चीजों का जो कलेक्शन होता है ना, वही सिस्टम कहलाता है।
मान लो एक रूम है, रूम एक सिस्टम है, इस रूम में बहुत सारी चीजें, दो या दो से अधिक चीजें, तो बाहर से अगर कोई चीज नहीं आ रही, बाहर से अगर कोई चीज नहीं आती तो आइसोलेटेड सिस्टम बन जाएगा। अगर अंदर की चीज बाहर जा रही है, बाहर की अंदर, तो सिस्टम तो रहेगा ही, लेकिन सिस्टम में चीजें बढ़ती और घटती रहेगी। लेकिन अगर चीजें सिस्टम में घटती या बढ़ती ना हो, सेम रहे, तो आइसोलेटेड बन जाएगा। तो हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ग्लास रोड है और सिल्क क्लॉथ है, राइट। अभी देखो, अभी हमने किसी तरह का कोई इस पे फिनोमेना नहीं किया, ठीक है। और आप सभी को पता है कि एटम न्यूट्रल होता है और ये हर चीज एटम से बनी होती है, तो एटम अगर न्यूट्रल है तो मैटर भी न्यूट्रल है। तो अभी अगर हम देखें तो ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ पर जो चार्ज है टोटल वो 0 है, ये न्यूट्रल है तो इस पर नेट चार्ज 0, ये इस पे भी नेट चार्ज 0। तो इस पूरे सिस्टम का, इन दोनों का नेट चार्ज कितना, इस सिस्टम का नेट चार्ज आया प्यारे बच्चों 0, क्योंकि इस पे भी नेट चार्ज 0 है, इस पे भी, तो टोटल का नेट चार्ज कितना आएगा, 0 आएगा। अब देखो प्यारे बच्चों हमने क्या किया, इसको रब किया, आफ्टर रबिंग। अब ये चीज है समझने की, मैंने इन दोनों को रगड़ दिया, आपस में रब कर दिया, यानी हमने ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया। प्यारे बच्चों फिजिक्स में एक आता है चार्जिंग बाय रबिंग, ये आप 12th में जाके पढ़ेंगे। चार्जिंग बाय रबिंग में क्या होता है, जब आप एक बॉडी को दूसरी बॉडी से, जब दो इंसुलेटिंग बॉडी को एक दूसरे से रगड़ते हैं ना, रब करते हैं, तो एक बॉडी का चार्ज निकल के दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, मतलब एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन जो है दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो अभी ज्यादा हम डीपली नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ये समझते हैं कि ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ा तो क्या हुआ ये कि मान लीजिए आपके पास एक ग्लास रोड है और ये सिल्क क्लॉथ है, तो जैसे इसके साथ इसको रब किया तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें चले गए और इसके पास 3 ही प्रोटॉन बच गए, पॉजिटिव चार्ज बच गए। अब प्यारे बच्चों नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं प्रोटॉन, ठीक है। अब आप देखिए, अब आप समझने की कोशिश करिए कि हमारा सिस्टम क्या है। हमने बाहर से तो कुछ नहीं किया ना, हमने इस दोनों को आपस में रब किया, बाहर से कुछ तीसरी बॉडी को हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इसको इससे रब किया तो क्या हुआ, इसके 3 इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें ट्रांसफर हो गए। आफ्टर रबिंग ऐसा हुआ, तो इसका नेट चार्ज निकालें, इस पे टोटल चार्ज कितना है, तो 3 + 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर बच्चों ध्यान से देखिए भाई, एक प्रोटॉन पे एक पॉजिटिव चार्ज, यानी प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, इतना होता है, तो 3 पे कितना होगा, 3 है ना, 3 पे चार्ज कितना होगा, मल्टीप्लाई इससे कर दिया, राइट, पॉजिटिव आगे लगाया। अब सिल्क क्लॉथ पे कैसा नेगेटिव चार्ज है, तो -3 इंटू 10⁻1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर हुआ। 3 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, एक नेगेटिव चार्ज पे चार्ज इतना होता है, तो 3 पे होगा इतना। प्यारे बच्चों इस आइसोलेटेड सिस्टम मान के चल रहे हैं, तो इसमें नेट चार्ज कितना हो गया प्यारे बच्चों, हम क्यों डैश ले लेते हैं, ठीक है, तो नेट चार्ज हो गया प्यारे बच्चों 0। हम जोड़ के देख लीजिए, देखो इसको ध्यान से देखिए, इसका नेट चार्ज निकालेंगे तो टोटल को ऐड करेंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो 0 आएगा। देखिए रब करने से पहले और रब करने के बाद सिस्टम का नेट चार्ज देखिए सेम है, चेंज नहीं हो रहा है, यही तो है लो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हमारी नेचर में ये फिजिकल लो है जिनको समझने की हम कोशिश कर, राइट, इसको नोट। अब हम स्टार्ट करते हैं, आपके पास थर्ड फिजिकल क्वांटिटी जो है आपके पास एनर्जी। प्यारे बच्चों क्या है, एनर्जी, ये है हमारे पास एनर्जी। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो देखिए आपके पास एनर्जी क्या है एनर्जी, व्हाट इज द एनर्जी। तो प्यारे बच्चों एनर्जी एक फिजिकल क्वांटिटी है, आप इसे कह सकते हैं कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ये है आपके पास एनर्जी, यानी किसी कार्य करने की जो क्षमता होती है, एक्चुअल में यही एनर्जी कहलाती है। आप किसी काम को करने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो जो हमें कैपेसिटी चाहिए, किसी काम को करने की जो कैपेसिटी चाहिए, एक्चुअल में यही एनर्जी है, राइट। हम जैसे सपोज कि जो हमको रन करते हैं, हमें 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर रन करने के लिए क्या चाहिए, काम क्या कर रहे हैं, वर्क क्या कर रहे हैं, रनिंग का, तो इस रनिंग करने के लिए हमें कैपेसिटी चाहिए, और वो कैपेसिटी कैसे आएगी, जब हमें एनर्जी मिलेगी तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। फिर बच्चों इसको ऐसा भी कहा जा सकता है, एनी वर्क डन बाय अस, एनी वर्क डन बाय अस is said to be energy consumed, यहां क्या बोला गया है मेरे बच्चों, यहां बोला गया है कि एनी वर्क डन बाय अस इज सेड टू बी एनर्जी कंज्यूम्ड, यानी कोई भी वर्क हमारे द्वारा, कोई भी वर्क जब किया जाता है तो हम यही तो कहते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड हो गई है ना, राइट। कोई भी काम करेंगे तो हमारी एनर्जी क्या होगी, खर्च होगी, हमारी जो एनर्जी है वो हम कह सकते हैं कि भाई लॉस हो गई। तो यही तो आपके पास एक्चुअल में एनर्जी कहलाती है, यही आपके पास क्या कहती है, एनर्जी कहलाती है,
तो प्यारे बच्चों अब देखिए हमारे पास तीसरा, इसी के बेस पे हमारे पास तीसरा फिजिकल लॉ बना, और वो तीसरा फिजिकल लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मेरे बच्चों क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? आप इसको समझिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम remains constant। देखो कितना आसान है, ये लॉ कहता है, ये फिजिकल लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी पे बेस्ड ये लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कहता है किसी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल जो एनर्जी है वो हमेशा सेम रहती है। तो जो देखो नेचर में कितना बड़ी ये बात हो जाती है कि ये फिजिकल क्वांटिटी नेचर में चेंज ही नहीं हो रही है। तो यहाँ बार बार एक ही चीज दोहराई जा रही है, आइसोलेटेड सिस्टम। प्यारे बच्चों एक ही चीज दोहराई जा रही है, आइसोलेटेड सिस्टम। तो हमारे आइसोलेटेड सिस्टम अगर है तो उसकी टोटल एनर्जी जो है वो सेम रहेगी। इसको आप समझिए इससे, जैसे मान लीजिए कोई आपके पास बिल्डिंग है, सपोज कीजिए ये कोई बिल्डिंग है आपके पास, ठीक है, ऐसे हमने कोई बिल्डिंग ले ली, ठीक है, ये अर्थ सरफेस है। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे है, फिर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, फिर ये ऑब्जेक्ट ये मार्क कर लिया मैंने, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे, ये नीचे गिर रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है फॉल अंडर फ्री, या आप कह सकते हैं फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। फिर बच्चों इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से गिरा रहे हो, उस पर किसी तरह का बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई प्रेशर नहीं लग रहा, उस पर एयर का प्रेशर नहीं लग रहा, किसी तरह का भी बाहर से कोई चीज उस पर काम नहीं कर रही, सिर्फ ग्रेविटी उसको अपनी ग्रेविटी जो है अर्थ की उसको अपनी तरफ खींच रही है, अर्थ के सेंटर की तरफ खींच रही है। इसे बोलते हैं फ्री फॉल। सिर्फ ग्रेविटी का इफेक्ट होता है इस बॉडी पे, ठीक है। तो ये बॉडी जो है ऊपर से गिराएंगे। तो अभी देखो इस बॉडी को जब ऊपर से गिराएंगे तो अभी इसके पास जो टोटल एनर्जी हो गई, टोटल एनर्जी को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मेरे बच्चों एक बार आप इस चीज को समझो, मैकेनिकल एनर्जी पता है क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। इन्हीं को हम टोटल एनर्जी कहते हैं, इसी को हम यहां पे टोटल एनर्जी कह रहे हैं। यहां पे टोटल एनर्जी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, या फिर बोलो मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो अब जब ये यहाँ पे है तो इसकी टोटल एनर्जी जो है कितनी है ये, ठीक है। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचेगा, ऊपर से नीचे आएगा तो यहाँ, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पहुंचेगा, तब भी इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी या फिर हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैसी होगी प्यारे बच्चों? सेम होगी। जब ये यहाँ पहुंचेगा प्यारे बच्चों तब भी इसकी मैकेनिकल एनर्जी यानी ये सेम प्लस सेम रहेगी। प्यारे बच्चों जब ये यहाँ पहुंचेगा तब भी इसकी सेम रहेगी। क्या समझे? मैं यह कहने का मतलब है कि मान लो इसकी मैकेनिकल एनर्जी जब ये यहाँ है तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल जो यहाँ पे टोटल एनर्जी जो आई इस जगह पे वो 100 जूल है। जब ये यहाँ पहुंचेगा तब भी 100 जूल होगा, जब ये यहाँ पहुंचेगा तब भी 100 जूल होगा, जब ये यहाँ पहुंचेगा तब भी 100 जूल होगा। इसका मतलब ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें किसी तरह का कोई दूसरा बॉडी को बाहर से हम इन्वॉल्व नहीं किया। ये आइसोलेटेड सिस्टम है। इस आइसोलेटेड सिस्टम में आप देख रहे हो कि टोटल जो एनर्जी बॉडी की वो कंजर्व है, कोई चेंजमेंट ही नहीं आ रहा उसमें। तो एक्चुअल में यही तो आपके पास क्या कहलाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब प्यारे बच्चों हम जो नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं फोर्थ, वो है आपके पास एंगुलर मोमेंटम। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्या होता है एंगुलर मोमेंटम। तो प्यारे बच्चों देखते हैं कि क्या होता है एंगुलर मोमेंटम। चलिए करते हैं स्टार्ट एंगुलर मोमेंटम से। तो प्यारे बच्चों आपके पास फोर्थ आता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जिसे हम एल से डिनोट करते हैं। प्यारे बच्चों ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये इनको डीपली पढ़ेंगे, सारी फिजिकल क्वांटिटी को हम डीपली पढ़ेंगे। अभी हम फर्स्ट यूनिट में चल रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा हमें ये पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद तो हमें डीपली पढ़ना ही है, इसके न्यूमेरिकल भी करने हैं। तो एंगुलर मोमेंटम प्यारे बच्चों क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे एक चीज देखिए, जो एंगुलर है,
एंगुलर का मतलब होता है सर्कुलर पाथ। पहली बात तो ये समझिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अगर सामने एंगुलर लग गया तो आप समझ जाइए कि ये सर्कुलर पाथ की बात कर रहा है। ठीक है, एंगुलर का मतलब होता है किसी सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं। मोमेंटम का मतलब मोशन होता है, मोशन इन सर्कुलर पाथ। एक्चुअल में एंगुलर मोमेंटम का मतलब होता है मोशन इन सर्कुलर पाथ। मान लीजिए, सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और r रेडियस इस सर्कुलर पाथ में, r रेडियस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। लेट अस कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m आर मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, और ये ऑब्जेक्ट की जो लीनियर वेलोसिटी है वो v है। अब ये ऑब्जेक्ट है, जब इसमें घूमेगा तो उसके पास इधर जो वेलोसिटी होगी, इधर जो वेलोसिटी होगी, इधर जो वेलोसिटी होगी, वो लीनियर वेलोसिटी v होगी। मान लीजिए v इसके पास लीनियर वेलोसिटी। तो अगर मैं इसका एंगुलर मोमेंटम निकालूं तो L इज इक्वल टू, तो फिर बच्चों क्या होगा, R मल्टीप्लाई ऑफ P, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। फिर बच्चों एंगुलर मोमेंटम कैसे निकाला जाता है? एंगुलर मोमेंटम निकाला जाता है कि जो बॉडी के पास लीनियर मोमेंटम होता है और जो बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में जो घूम रही है, उसकी जो रेडियस होती है, उन दोनों का प्रोडक्ट ही लीनियर एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। यही है प्यारे बच्चों एंगुलर मोमेंटम। अब आपने याद करो, जब लीनियर मोमेंटम पढ़ा था तो क्या बोला था? लीनियर मोमेंटम में प्यारे बच्चों आपने ये पढ़ा था, लीनियर मोमेंटम में ये पढ़ा था कि बॉडी कंटेन द मोशन कंटेन इन द बॉडी। जो बॉडी में जो मोशन कंटेन होता है एक्चुअल में यही लीनियर मोमेंटम कहलाता था। लेकिन यहाँ पे प्यारे बच्चों एंगुलर मोमेंटम है तो बोलेंगे द मोशन कंटेन इन ए सर्कुलर पाथ, द मोशन कंटेन इन ए बॉडी इन ए सर्कुलर पाथ। यानी किसी बॉडी में जो मोशन है सर्कुलर पाथ में, किसी बॉडी में जो मोशन कंटेन है, एक्चुअल में ये एंगुलर मोमेंटम कहलाता है और L इज इक्वल टू R इंटू P होता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। फिलहाल हम डीपली बाद में पढ़ेंगे। अब प्यारे बच्चों इसी के बेस पे एक लॉ बना जिसे हम बोलते हैं, फोर्थ लॉ है आपका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम फिर बच्चों ये आपका लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आप इसको देखिए क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो प्यारे बच्चों इसमें कहा गया है, मान लो एक सिस्टम लिया, एक सिस्टम में एक बॉडी है और जो r रेडियस के सर्कुलर पाथ में वो क्या कर रही है, मान लीजिए मूव कर रही है। m मास की बॉडी, m मास की बॉडी जो है r रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। ठीक है, जिसकी वेलोसिटी v ले लेते हैं, ऐसे घूम रही है। तो इसने कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम कहता है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स सेम या कंजर्व। सेम भी कह सकते हो, कंजर्व भी कह सकते हो, कांस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो मेरे बच्चों इसने कहा कि इस सिस्टम पे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, इस आइसोलेटेड सिस्टम पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाहर से कोई फोर्स, सराउंडिंग से कोई फोर्स ना लगे, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है इस बॉडी का वो सेम रहेगा, कोई चेंजमेंट उसमें नहीं हो। तो मेरे बच्चों कितनी अच्छी बात बोली यहाँ पे कि यहाँ पे इस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लगा, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, प्रेशर नहीं लगेगा, किसी भी तरह का कोई इस पे एक्टिविटी बाहर से अगर नहीं होगी, तो इसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है हमेशा सेम रहेगा, कोई चेंजमेंट इसमें नहीं होगा। इसके लिए हम एग्जांपल देते हैं। जैसे इसका एग्जांपल, अच्छी बात है कि हम यहाँ एग्जांपल इसको समझ भी पाएंगे। जैसे हमने देखा कि जो हमारे पास ये होता है इलिप्टिकल, जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ। ऐसा होता है इलिप्टिकल पाथ में जो रेडियस होती है वो इक्वलेंट नहीं होती, इक्वल नहीं होती। सर्कुलर पाथ में तो ऑलरेडी इक्वल होती है, चाहे इधर से लो, चाहे इधर से लो, चाहे इधर से, लेकिन इसमें डिफरेंट होती है। तो सन जो है मान लीजिए यहाँ है, सन कभी भी बीच में नहीं होता, सन या तो यहाँ होगा या यहाँ होता। और कोई प्लैनेट जो है, मान लीजिए अर्थ एक प्लैनेट है जो मूव कर रहा है सन के अराउंड। अब ये मूव कर रहा है सन के अराउंड और मान लीजिए यहाँ पहुंच गया। ठीक है, आप ध्यान से समझिए। अब आप खुद देखिए, यहाँ पे रेडियस r है, यहाँ पे रेडियस चेंज हो गई। आप देखिए, एंड प्लैनेट्स रिवॉल्व व्हेन अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ। इन दिस केस वी कैन से दैट व्हेन अर्थ away from the sun, then velocity of the earth will be
विल बी स्मॉल, या कम होगी इसकी वेलोसिटी, ये कह सकते हैं, या डिक्रीज हो जाएगी। द वेलोसिटी विल बी डिक्रीज अवे फ्रॉम द सन एंड वेलोसिटी विल बी इंक्रीज क्लोज टू द सन। अब देख रहे हैं जब कोई प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो जब वो सन से दूर होगा तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, और जब सन के वो नजदीक होगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन आप एक बात देख रहे हो, अगर यहाँ पे वेलोसिटी इस अर्थ की, इस सन के चारों तरफ यहाँ पे वेलोसिटी अगर कम हो गई, क्योंकि दूर है, एक तो स्कूटर का व्हील है और एक ट्रक का व्हील है, दोनों सेम स्पीड से अगर मूव कर रहे हैं तो आपका स्कूटर का व्हील आपको तेज गति से चलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि स्पीड दोनों की सेम है, लेकिन जो रनिंग जो आरपीएम जिसे कहते हैं, रिवॉल्यूशन पर मिनट, वो जो है स्कूटर का ज़्यादा होगा, स्कूटर का पहिया जो है ज़्यादा तेजी से चलता दिखाई देगा। तो यहाँ पे दूर है तो ये अर्थ की जो वेलोसिटी हमें कम महसूस होगी, फील होगी और कम होगी, और यहाँ पे ज़्यादा होगी। लेकिन फिर भी इनका एंगुलर मोमेंटम जो है, चाहिए यहाँ हो यहाँ हो, इनका नेट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, सेम। अगर मान लीजिए यहाँ है और यहाँ है, इन दोनों का एंगुलर मोमेंटम नेट निकालेंगे। अगर मान लो ये अर्थ जो है यहाँ पहुंचेगी और ये अर्थ मान लीजिए यहाँ पहुंचेगी, तब इसका लीनियर एंगुलर मोमेंटम, और ये यहाँ पहुंचेगी तब इसका एंगुलर मोमेंटम, जब ये यहाँ पहुंचेगी तब इसका एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि बाहर से हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, इस पर किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। मेरे बच्चों, यही कहलाता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी बात, इस लेक्चर का पीडीएफ नोट्स जो है आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और फिर से डाउनलोड कीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कीजिए।